आज का विषय जो आज हम लोग समझने वाले हैं अभ्यास के उपरांत वो है आत्मदया की साधना। सेल्फ कंपैशन। इसको हम लोग सुने तो कई बार है, हमने जाना है, चर्चा में कई बार ये बातें आती है, लेकिन इसको ठीक ठीक हम नहीं समझते हैं। आज हम लोग क्रिस्टिन नेफ के अनुसार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टिन नेफ बड़े दार्शनिक हुए और उन्होंने आत्म प्रेम के संबंध में 6 किताबें लिखी। इनकी किताब बड़े फेमस है। आपके आत्म प्रेम की यात्रा को थोड़े गहराई में समझने के लिए हम आज माइंडफुलनेस पे, ह्यूमैनिटी पे, कंपैशन पे, आत्म करुणा पे, सेल्फ कंपैशन पे और क्रिस्टियन नेफ के एमएससी प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। क्रिस्टियन नेफ एक बहुत बड़ी बात कहते थे, अपने आप के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम किसी प्रिय मित्र के साथ करते। अपने आप को अपना मित्र मानो, अपने आप के साथ मैत्री करो। कई बार ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि हम स्वयं को मित्र, हम स्वयं तो स्वयं है, हम तो स्वयं अकेले हैं, हम दो तो है नहीं कि किसी कोई और है साथ में उसको मित्र बना ले। और मान लो कि हम दो हैं, तो क्या हम अपने आप को शत्रु बनाते हैं? हम अपने आप को फ्रेंडली नहीं होते अपने साथ? इस बात को जरा गौर से समझते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को समझें कि सेल्फ कंपैशन है क्या। क्रिश्चियन नेफ कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन का अर्थ है अपने कष्ट को स्वीकार करना, उसमें सामान्य मानवीय अनुभव को पहचानना और अपने प्रति दयालु होना। ये जब सेल्फ कंपैशन की बात कर रहे हैं तो कई लोग उसको सेल्फिशनेस समझने लगते हैं। सेल्फिशनेस, स्वार्थ अलग विषय है। सेल्फ ईगो अलग चीज है। है ना? स्व केंद्र होना, मैनियक होना, ये अलग विषय है। सेल्फ मैनियक होने की बात नहीं हो रही है, सेल्फिशनेस या सेल्फ ईगो की बात नहीं हो रही है, ना ये सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ कंपैशन की। आत्मदया स्वार्थ नहीं है। बहुत सारे शोध ये दिखाते हैं कि जो स्वयं से दयालु होते हैं वो दूसरों की देखभाल बेहतर करते हैं। यदि आप स्वयं पे क्रूर हैं, अगर स्वयं के प्रति क्रूएल हैं, तो आप दूसरों के प्रति भी क्रूएल होंगे और वाइसा वर्सा। जो दूसरों के प्रति क्रूर है वो स्वयं के प्रति भी क्रूर होगा। ये मान के चलिए कि ये कोई कमजोरी नहीं है। जब मैं ये बात दयालुता की बात कर रहा हूं, दयालु शब्द अचानक से लोगों के मन में एक बेचारा सा भाव ले आता है। कोई बेचारा सा दयालु आदमी, बड़ा कमजोर सा। जबकि हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा दयालु है, कॉम्पेशनेट है, करुणा से भरा हुआ है, तो हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो बड़ी लाचार और कमजोर लोग की बनती है। इस बात से बाहर आए।
दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली लोग ज्यादातर सेल्फ कॉम्पन्सनेट होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली क्रिमिनल नहीं होते हमेशा। ये गलत इंप्रेशन है। दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली महान लोग ज्यादातर 90% सेल्फ कॉम्पन्सनेट होते हैं। जब आप सेल्फ कॉम्पन्सनेट होते हैं तो जो मूल बात सामने आती है कि आपको मजबूत बनना है। आपके जो भावनात्मक रेजिलियंस है वो बढ़ती है। बल्कि हम आत्म कंपैशन को सेल्फ कंपैशन को सेल्फ एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। आप गलतियों के साथ, सीमाओं के साथ, कमजोरियों के साथ स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं। ये आपके फाउंडेशन है आपके ग्रोथ का। जो स्वयं से दयालु होते हैं वो अधिक साहस पूर्वक प्रयास करते हैं, असफलता से नहीं डरते हैं। सब सिचुएशंस को संभालते हैं, स्वीकार करते हैं। क्रिस्टिन नेफ, जिनको हम लोग आत्मदया की जननी भी कहते हैं, पायोनियर ऑफ सेल्फ कंपैशन रिसर्च, इन्होंने ढेरों रिसर्च किए। क्रिस्टियन कहती हैं, मैं तब तक खुद की अच्छी दोस्त नहीं बन सकी जब तक बौद्ध ध्यान परंपरा से नहीं मिली। मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्रिस्टिन नेफ ह्यूमन डेवलपमेंट में पीएचडी, यूसीएलए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में एसोसिएट प्रोफेसर। इन्होंने सेल्फ कॉम्पैशन स्केल का विकास किया और इन्होंने टेक्सास में शुरू किया एक एमएससी प्रोग्राम, माइंडफुल सेल्फ कंपैशन। और इनका साथ दिया क्रिस्टोफर ग्रामर ने। क्रिस्टोफर गार्मर के साथ मिलकर के इन्होंने 8 वीक का एक एमएससी माइंडफुल सेल्फ कंपैशन प्रोग्राम बनाया, जो आज के दिन में पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। पूरे विश्व में 42 यूनिवर्सिटी हैं जहां ये एमएससी माइंडफुल सेल्फ कंपैशन का कोर्स कराया जाता है। इन्होंने कई किताबें प्रकाशित की और इनके सारे लैंडमार्क बुक्स 2011 में प्रकाशित हुए। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से बेस्ट सेलर और 30 भाषाओं में अनुवादित हुआ। पुस्तक का नाम आप इसको पढ़ सकते हैं, सेल्फ कंपैशन द प्रोवन पावर ऑफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। आप इस किताब का नाम लिख लें, इस किताब को जरूर पढ़ें। उसके बाद फायर सेल्फ कंपैशन 2021 में आया, जिसमें कोमल और साहसी आत्मदया के भेद को स्पष्ट किया गया और फेमिनिज्म को भी एक नए तरीके से समझाया गया। मैडम क्रिस्टिन नेफ 500 से ज्यादा पीयर रिव्यू अध्ययन कर चुकी हैं। आत्मदया, कम चिंता, कम अवसाद, अधिक खुशी और बेहतर संबंध, इनके पूरे लेख में आपको बुद्धिस्ट रूट दिखेगा। थाईलैंड के जो बौद्धिज्म है
उनकी साधना की प्रेरणा आपको मिलेगी। उन्होंने करुणा को समझने के लिए काफी मेहनत किया। बुद्ध की करुणा को समझने के लिए उन्होंने विश्व भर की यात्राएं की, बौद्ध देशों में बौद्ध की करुणा को समझने का प्रयास किया। क्रिस्टिन कहती हैं कि देयर इज अ ट्रैप, एक ट्रैप है जिसमें हम इस करुणा को भूल जाते हैं। उन्होंने इस टर्म दिया द ट्रैप ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्म आलोचना का जाल। हम अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम स्वयं से वैसे बोलते हैं जैसे शत्रु से भी नहीं बोलेंगे। कभी आपने गौर किया इस बात को? इस ट्रैप को आपने ध्यान दिया है? अब ध्यान देना, अब जरा गौर करना, आज से इस बात को गौर करना। क्रिस्टिन नेफ ने कई प्रयोग किए हैं, आप देखना इस प्रयोग। सबसे पहला रिमिनेशन, मैंने पिछले दिन आप लोग को पढ़ाया था रिमिनेशन के बारे में, कि जब आप एक ही गलती को बार बार सोचते हैं कि मैं बेकार हूं, और ये विचार का लूप लिए घूमते हैं। कल मैंने वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया था रिमिनेशन को, जो चक्रवात आपके भीतर में चलता रहता है। दूसरा शेम, लज्जा, कोई गिल्ट, वो आपकी पूरी पहचान पर हमला करता है। आपकी मोटिवेशन का डिस्ट्रॉय हो जाना। आत्मालोचना प्रेरणा नहीं देती, यह आपको पंगु बना देती है। फियर बेस्ड मोटिवेशन, और ये क्षणिक ही होता है लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको करता है। आत्मालोचना से आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, शरीर इसे एक्सटर्नल थ्रेट की तरह प्रोसेस करती है। और एक जो परफेक्शनिज्म का जाल है कि मुझे एकदम 100% परफेक्ट होना है, ये एक छुपा हुआ ट्रैप है। ये परफेक्शन होना या परफेक्शनिज्म एक आत्म आलोचना का, सेल्फ क्रिटिज्म का एक ट्रैप है, जो क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को मार देती है। क्योंकि कोई परफेक्ट हो नहीं सकता। आप 100% परफेक्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये आप एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे चिड़ियों को दाना दे करके जाल में फंसा लेते हैं, वैसे ही परफेक्शन की हवा, कि मुझे 100% एकदम परफेक्ट होना है, ये परफेक्शन की हवा आपको इस जाल में फंसा लेती है। आपकी क्रिएटिविटी जाती है, आपकी रिस्क टेकिंग जाती है। जैसे मानो मैंने कोई काम दिया आपको कि भाई ये काम कर लो। अब आप सोचते हैं कि इसको एकदम 100% परफेक्ट करना है, और उस 100% परफेक्ट के चक्कर में आपकी रिस्क टेकिंग खत्म होती है। आप सोचते हैं कि अरे ये वाला रिस्क से लेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, सर्वोत्तम नहीं होगा। आप रिस्क लेने से बचने लगते हैं, आपकी क्रिएटिविटी गिरने लगती है। और छठा कारण है पलायन, अवॉइडेंस। आप अवॉइड करते हो, आप बचते हो। आपको डर लगता है कि कहीं हम मेरी आलोचना ना हो। ओवर थिंकिंग बढ़ता है, इससे प्रोकास्टिनेशन बढ़ता है, सब्सटेंस यूज बढ़ता है, समस्या और बढ़ती है। तो एक ट्रैप में हम लोग फंसते हैं। क्रिस्टियन नेफ ने इसके लिए 3 पिलर्स बनाए, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंपैशन। और इसको उन्होंने
अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, डिफाइंड किया। पहला माइंडफुलनेस, दूसरा कॉमन ह्यूमैनिटी, और तीसरा सेल्फ काइंडनेस। माइंडफुलनेस उन्होंने डिफाइन किया बिना निर्णय के देखना। बस आप हो, बस आप देखो, बिना कोई जज किए अपने दर्द और गलती और कष्ट को जैसा है वैसा देखो, न बढ़ा चढ़ाकर न दबाकर, बस देखना उसको, बस जागरूकता से, बस होश से। और कॉमन ह्यूमैनिटी को उन्होंने डिफाइन किया कि हम सभी अपूर्ण हैं, एवरीबडी इज इनकम्प्लीट। यह सोचना कि केवल मैं ही ऐसा हूं, यह आपको एकाकीपन देगा। सत्य यह है कि हर मनुष्य कभी ना कभी संघर्ष करता है, गिरता है, परेशानियां होती है, अपूर्णता का सामना करता है। इस बात को जितना आप स्वीकार करेंगे, आप अपनी चुनौतियों को उतने सशक्त ढंग से सामना कर पाएंगे। और जब जब आप अपने आप को गुस्सा होंगे, अपने आप पर झल्लाएंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मेरे से नहीं होगा, ये ट्रैप में फंसते हैं आप। इसको क्रिस्टन नेफ ट्रैप कहती है। और थर्ड पिलर उन्होंने दिया आत्म करुणा का, सेल्फ काइंडनेस, स्वयं के साथ मित्रवत व्यवहार। जैसे किसी प्रिय मित्र के कष्ट में उसको सहारा देते हैं, वैसे ही स्वयं को आप सहारा दीजिए। कठोरता नहीं, कोमलता लाइए। आइए थोड़ा माइंडफुलनेस को समझते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ बैलेंस्ड अवेयर ऑफ द प्रेजेंट, ऐसा क्रिस्टन नेफ ने डिफाइन किया। वो कहती हैं कि माइंडफुलनेस का अर्थ है अपनी पीड़ा को न बढ़ा चढ़ा करके देखना, ना ओवर आइडेंटिफिकेशन करना, और ना ही उससे आंख फेरना, ना ही उसको सप्रेस करना। आप गौर करो, हम अपनी परेशानियों को हमेशा इसी तरह से देखते हैं। कभी आप गौर करो, किसी को अपना दुख बताते हो, अपने मित्र को अपना दुख बताते हो तो कैसे बताते हो? गौर करो, याद करो, बैक में जाओ। क्या ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम बढ़ा चढ़ा के बताते हो? या तो बताओगे ही नहीं, या तो बहुत कुछ छिपा लोगे, या बताओगे तो एग्जैगरेट कर दोगे, ओवर आइडेंटिफिकेशन कर दोगे। इस मामले में आप सभी बहुत बड़े नाटकबाज हो, और सब लोग हैं, सब लोग हैं। इस बात से बचना नहीं चाहिए कि हां मैं नहीं हूं। आप अपनी बात को बताते वक्त इतने नौटंकीबाज होते हो, और ओवर आइडेंटिफिकेशन इतनी तादाद में के साथ बताते हो। प्रॉब्लम में आप बोलने लगते हो मैं बर्बाद हो गया, सब मेरे साथ ही क्यों, या दर्द कभी नहीं जाएगा। आप भावनाओं में कभी कभी डूब जाते हो, पूरा एकदम सुपर कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हो आप। और यानी तो कभी कभी आप क्या करते हो कि उसको दमन कर देते हो, दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो। कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, दर्द आता है तो उसकी ओर देखते ही नहीं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे उसके ऊपर सोचना ही नहीं है, उसको दबा देते हो, उसको, अपने माइंड को वहां से हटा करके उसको डिनाइल मोड पे ले आते हो। आपकी पीड़ा आपके शरीर में जमा हो जाती है। जब जब आप उसको इग्नोर करते हैं, वो खत्म नहीं होता है, वो पीड़ा आपके अंदर में जमा हो जाती है।
जहां आपको उसका सामना करना चाहिए था, आप छुप गए, डर गए, आप उसको स्वीकार ही नहीं किए। दूसरा स्तंभ है सामान्य मानवता, कॉमन ह्यूमैनिटी। इस बात का ध्यान रखो, हम मनुष्य हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं है, हमारे में अपूर्णता है, हम अपूर्णताओं के साथ पैदा लेते हैं। इस संघर्ष को स्वीकार करना है। आप आइसोलेशन में जाते हैं जब आप अपने साथ ये सोचते हैं केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही इतनी परेशानी क्यों है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मेरी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बार बार अपने आत्मवंचना करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, और आप आत्मवंचना बहुत बड़ा अपराध है। हम सब एक मानव जीवन का हिस्सा है। जैसा आप महसूस करते हैं, करोड़ों लोग ऐसा महसूस करते हैं। कमजोर होना ह्यूमन है, तुम्हारे ऊपर कोई अभिशाप नहीं है। तुम कमजोर हो तो अकेले मत तुम सोचो कि तुम अकेले हो, सब लोग हैं। हर इंसान की अपनी पीड़ा है। जो आप जिस समस्या को झेल रहे हो, आप ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ भगवान ने या, और लोग मेरे पास आते हैं, किसी ने तंत्र कर दिया तो मेरे पर कोई, हम दौड़ भागने लगते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास। हम माने कि मेरे अंदर है कमियां, पहले स्वीकार तो करो, पहले जानो तो सही। हम बार बार कहते हैं समस्या को पहचानोगे, 50% समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है, व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप तो भाग रहे हो। नहीं हो आप परफेक्ट, नहीं हो आप जो किताबों में श्रेष्ठतम और महानतम की संज्ञा दी जाती है। और जो श्रेष्ठ और महान होंगे वो भी आपके दौर से गुजरे होंगे। तो इस बात को समझना है। और तीसरा स्तंभ है आत्मकरुणा, सेल्फ काइंडनेस, ट्रीटिंग योर सेल्फ एज ए डियर फ्रेंड। कल्पना करें आपका सबसे प्रिय मित्र कठिन समय में है, आप उससे क्या कहेंगे, वही आप अपने आप से कहें। जब आपका मित्र रोता हुआ आपके पास आता है, तो आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होगे, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तुम अपने मित्र को कहते होगे कि तुमने सच में बहुत कोशिश की यार, तुमने बड़ा, सच में बहुत बड़ा प्रयास किया। कोई मित्र अगर अपनी गलतियों पे रो रहा होता है, तो कहते हैं यार गलतियां होती है ना, क्यों परेशान होते हो यार, सब लोग गलतियां करते हैं। जब वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, तो तुम उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हो यार मैं तेरे साथ हूं, आई एम विथ यू, डोंट वरी। ये सारी बात आप अपने मित्र को कहते हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें ये सहना नहीं पड़ा। ये सारी बात अपने मित्र को प्रेम से, सहानुभूति से, सिंपैथेसाइज्ड होके कहते हो। एंड व्हाई नॉट विथ योरसेल्फ। खुद से भी कहो। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप याद करते हैं कि हाँ मैं बहुत ही परेशान था, तो आप अपने आप को कहो कि मुझे इसे हैंडल करना चाहिए था। आप बार बार अपने आप को खुद से, आप दूसरों को तो कह देते हैं कि चलो तुमने कोई बहुत अच्छा कोशिश की, लेकिन खुद को कहते हो कि मैं बेकार हूं। आप अपने मित्र को कहते हो कि चलो यार गलतियां होती हैं, डोंट वरी। और अपने आप को कहते हो कि मैं हमेशा गलती करता हूं, यार मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, यार हमेशा मैं मूर्ख बन जाता हूँ, यार क्या ही है,
मेरा मतलब आप खुद को गाली दे रहे हो, अपने मित्र को उसी चीज के लिए इतना सांत्वना देते हो, इतना सिंपैथेसाइज्ड होते हो, और सेम गलती जब आप करते हो तो आप अपने आप को जो है बुरा भला कहते हो। उस वक्त क्यों नहीं कहते हो कि यार मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। उस वक्त ये बात आप अपने आप से भी तो कहिए। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है सेल्फ कंपैशन को लेकर के, जो शोध जो बहुत सारे रिसर्चेज आए, उसमें हम आत्मदया के बारे में जो सोचते हैं वो अधिकतर गलत है। जब हम करुणा की बात करते हैं तो करुणा का सबसे बड़ा भ्रम है, लोग कहते हैं कि लोग उस करुणा में लीन होते हैं, उस करुणा में डूब जाते हैं। जबकि शोध कहता है कि जो करुणावान होता है स्वयं के प्रति, वो दूसरों के प्रति ज्यादा एम्पैथेटिक होता है, वो सेल्फिश नहीं होता है। लोग कहते हैं, एक भ्रम जो दिमाग में लोगों का है कि सेल्फ कंपैशन से, स्व करुणा से आपका मोटिवेशन घटता है। पता नहीं किसने कह दिया, जबकि ये उल्ट उलट बात है। कंपैशन से फेल होने का डर कम होता है, और ज्यादातर चांसेस है कि आप ऊपर उठोगे। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग बहुत कॉम्पेशनेट होते हैं वो बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगेन ये बात गलत है। शोध से प्रमाणित होता है कि जो लोग सेल्फ कॉम्पेशनेट होते हैं वो अपनी गलतियों की अधिक जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उन्हें शेम नहीं है, वो स्वीकारते हैं। वो सप्रेस नहीं करते, भावनाओं से भागते नहीं है, उसको स्वीकार करते हैं। कुछ लोग सेल्फ कॉम्पेशनेट को कमजोरी मानते हैं, बल्कि इसके उलट, जिसके अंदर कॉम्पेशनेट है वो इमोशनल रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ और वेलबींग का सबसे मजबूत प्रिडिक्टर है। आप सोचो, बुद्ध के सामने, ये अंगुलीमाल के सामने कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा भी अपने सैनिकों को नहीं भेज पाते थे, सेनापति डरते थे जंगल जहां अंगुलीमाल होता था। निहत्था बुद्ध वहां चले गए, निडर, क्योंकि वो करुणावान थे। आपको लगता है कि बच्चों को आत्मदया नहीं सिखानी है, बच्चों को समाज में लड़ने के लिए मार कुटाई सिखानी है, आप बच्चों को सेल्फ कॉम्पेशनेट नहीं सिखाते, ये भारी भ्रम है। जबकि वास्तव में बचपन में यदि आप सेल्फ कॉम्पेशनेट सिखाते हैं तो जो मेंटल हेल्थ है और जो उनके अंदर में एक पर्सनालिटी की छवि बनती है वो कहीं स्ट्रांग बनती है, और आगे बढ़कर को बेहतर इंसान बनते हैं। हमारे भीतर ये युद्ध चलता रहता है, भीतरी आलोचक और भीतरी मित्र का, इनर क्रिटिक और इनर कॉम्पेशनेट वॉइस। आपको देखना है कि आप किसके पक्ष में खड़े हो। आपका भीतरी आलोचक कहेगा कि तू बेकार है, पर आपका भीतरी मित्र कहेगा कि तुमने कोशिश की और ये बहुत काफी है, दिस इज एनफ, यू हैव ट्राइड टू मच, यू ट्राइड एज योर लेवल बेस्ट। भीतरी आलोचक आपको कहेगा कि तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आपका भीतर मित्र कहेगा, नहीं यार, तू बदल सकते हो यार, धीरे धीरे, डोंट वरी, 1% रोज बदलो, लेट्स चेंज 1%। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। आप कहते हो, यार इतनी छोटी बात पे हम रोएंगे नहीं, इतनी छोटी बात को दबा लेंगे, भूल जाएंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन भीतरी टाइम, आप जो भीतरी मित्र है, जो कंपसनेट वॉइस है, वो कहेगा तुम्हारा दर्द वैध है, तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारा रोना वैलिड है।
हाँ, तुम्हें दूसरों को दिखा के रोना नहीं चाहिए, पर तुम्हारा रोना वैध है, वैलिड है। ये वास्तव में डिफिकल्ट था, ये आसान नहीं था। आपका क्रिटिक, इनर क्रिटिक कहेगा कि दूसरे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, जबकि आपका मित्र कहेगा कि दूसरों का मूल्य, तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इससे तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता है। आपका इनर क्रिटिक कहेगा यार तुमने फिर गलती कर दी, फिर से तुमने वही मिस्टेक किया। तो आपका कंपसनेट मित्र कहेगा कि गलतियों से ही तो सीखूंगा, और ये गलतियां बहुत चीज सिखा गया है, आज मैं उन गलतियों को सब मनन करूंगा और उससे सीखूंगा कि क्या क्या हम सीख सकते हैं। अब जरा इसके न्यूरो साइंस को देखते हैं। जब हम स्वयं से दयालु होते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो लिटरली बदलता है। या भावना नहीं, जीव विज्ञान है। जो थ्रेट सिस्टम है, एमिगडाला एक्टिवेशन, कल भी हमने इसकी बात की थी। आत्मालोचना एमिगडाला को एक्टिवेट करती है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ते हैं, शरीर का फाइट और फ्लाइट में जाता है। केयर सिस्टम, देखभाल प्रणाली, आपकी जब आत्म आलोचना, आत्मदया करते हैं, कंपनसेट करते हैं, तो आपकी ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग हार्मोन है, और एंडोर्फिन, वो रिलीज होता है। वही सिस्टम जो मां के स्पर्श से एक्टिवेट होता है। जैसे किसी मित्र से आप गले लगते हो तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन आपका और एंडोर्फिन आपका रिलीज होता, बढ़ता है। ये एक केयर सिस्टम है, देखभाल प्रणाली है। और अगर आप ये बार बार करते हैं तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको ब्रेन चेंजेस कहते हैं, नियमित आत्मदया के अभ्यास से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होती है। आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में भी फर्क आता है। साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि आत्मदया से एचआरवी बढ़ता है। आपकी आपकी साइकोलॉजिकल कामनेस डेवलप होती है। पैरासिम्पेथेटिक, जो रेस्ट डाइजेस्ट है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका क्या काम होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये एचआरवी के बढ़ने से ये आपका बैलेंस्ड होता है, ये इसका इंडिकेटर है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूरोसाइंस भी इस चीज को प्रूव कर रहा है। आपके सेल्फ कंपसनेट का एक स्केल है, जिसको एससीएस क्रिस्टन नेफ ने कहा। अब ये समझते हैं ये एससीएस क्या है। क्रिस्टन नेफ ने 2003 में एक सेल्फ कॉम्पेशन स्केल बनाया, जिसमें 26 आइटम, 5 पॉइंट लिकट स्केल उन्होंने डेवलप किया। ये आत्मदया, आत्मकरुणा को मापने का सबसे वैलिडेटेड टूल है। जैसे सेल्फ काइंडनेस वर्सेस सेल्फ जजमेंट। अगर इसके हायर स्केल में आप हैं तो मैं अपने कमियों के साथ धैर्य पूर्वक रहता हूं, ऐसा भाव है। और अगर आप इस स्केल में एकदम निम्न लेवल पे हैं, तो जब मैं दर्द में होता हूं तो मैं खुद के प्रति कठोर होता हूं। कुछ लोग देखो, जब वो रोने लगेंगे तो अपने आप को थप्पड़ मार लेंगे, अपने बाल खींचने लगेंगे, कभी देखे हो? ये जो प्रक्रिया, आप तकलीफ में होते हैं तो
अपने आप को नोचने लगते हैं, नाखून मारने लगते हैं, कपड़े अपनी फाड़ने लगते हैं। जब आप दर्द में होते हैं तो खुद के प्रति कठोर होते हैं। ये इस स्केल का सबसे न्यूनतम पॉइंट है। कॉमन ह्यूमैनिटी वर्सेस आइसोलेशन। जब भी इस स्केल में आप उच्च होते हैं तो आपके अंदर ये भावना होती है कि मैं जानता हूं दूसरे भी मेरी तरह संघर्ष करते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये गाना सुना है ना आपने? दूसरे भी संघर्ष करते हैं, केवल आप ही नहीं संघर्ष कर रहे हो। और जब इसके आप निम्नतम स्केल में जाएंगे तो आपको लगेगा बाकी लोग तो बड़े खुश हैं। जब भी देखो मीडिया, फेसबुक वगैरह वगैरह में, इंस्टाग्राम में, सब लोग इतना अच्छा फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, इतना हंस के डांस करके, मुस्कुराते मुस्कुराते सब फोटो खिंचा रहे हैं। दुनिया में मैं ही दुखी हूं, दुनिया में सब लोग खुश हैं। मैं ही दुखी हूं, सब खुश हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन ये निम्न स्केल में आपको ऐसा महसूस होगा। और उच्च स्केल में क्या होगा कि नहीं नहीं, मैं ही केवल दुखी नहीं हूं, दुनिया में और भी लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, दूसरे भी मेरी तरह संघर्ष करते हैं, सबके जीवन में संघर्ष आता है। अब ये आप तय करो कि आप में जब तकलीफ होती है तो आपकी क्या स्केल रहती है, आप इस स्केल में कहां होते हो। तीसरा है माइंडफुलनेस वर्सेस ओवर आइडेंटिफिकेशन। जब आप हायर स्केल में होते हैं तो जब कुछ परेशान करता है तो मैं अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखता हूं, मेरी भावनाएं विचलित नहीं होती है। और अगर आप निम्न स्केल में होते हैं तो जब आप उदास होते हैं तो आप चीजों को बहुत बड़ा कर लेते हैं। आप उदास हैं तो आपका छोटा सा गम बहुत बड़ा गम हो जाता है, विशाल। उस चीज को आप ओवर एग्जैगरेट कर देते हैं, ओवर आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। ये केवल केवल तीन ही स्केल नहीं है, 26 आइटम में 5 पॉइंटर स्केल इन्होंने बनाया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से संपर्क कीजिएगा कि आपको पूरा डिटेल इस स्केल का चाहिए। अब ये आत्म क्रिटिक जब आप करते हैं, सेल्फ क्रिटिज्म करते हैं, आत्मालोचना करते हैं, तो पॉल गिलबर्ट एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक मॉडल दिया। पॉल गिलबर्ट कंपैशन फोकस्ड थेरेपी का सिद्धांत देते हैं। उन्होंने सेल्फ क्रिटिसिज्म को पहचानने के लिए तीन बेसिक फॉर्मूला दिया। एक इनएडिक्वेट सेल्फ, एक हेटेड सेल्फ, एक रीअसर्टेड सेल्फ। अब जैसे पहला है अपर्याप्तता का बोध, मैं काफी अच्छा नहीं। ये बहुत कॉमन है। हम जब किसी चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई खास अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपके भीतर में एक इनएडिक्वेसी, एक इनकम्प्लीटनेस डेवलप होती है। आपको लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूं, मेरे अंदर कोई भारी कमी है, और आप उस अवसाद और लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसका पहला पिलर है अपर्याप्त, यानी इनएडिक्वेट, यानी कि आप अपूर्ण है, ऐसा भाव होना। दूसरा पिलर उन्होंने बनाया घृणा का बोध, घृणा का भाव, हेट्रेट का आना, मैं बुरा हूं। यह गहरी शर्म और घृणा है।
अपने आप को बुरा सोचना, और यहीं से ट्रॉमा और एब्यूज उत्पन्न होता है। ये सबसे विनाशकारी रूप है आपके इस स्केल का। आपके आत्म आलोचना का सबसे जो बैड साइड है, सबसे बुरा पार्ट है कि स्वयं को बुरा मानना, द हेट्रेड विद द सेल्फ। और थर्ड पिलर, थर्ड फॉर्मूला इन्होंने दिया, आत्म आश्वासन की क्षमता, कि आप में एश्योरेंस कितना दे सकते हो, अपने सेल्फ को रीअश्योर्ड कितना कर सकते हो। मुझे यह कठिन लगता है, फिर भी मैं ठीक हूं। और ये सीएफटी मॉडल जो कंपैशन फोकस्ड थेरेपी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से आत्मदया विकसित होता है। इसी तीन फैक्टर पर साइकोलॉजिस्ट वर्कआउट करते हैं, इनएडिक्वेट सेल्फ, हेटेड सेल्फ और रीअश्योर्ड सेल्फ। अब आइए हम लोग थोड़ा सा साहसी वर्सेस कोमल करुणा को समझते हैं। करुणा का अर्थ केवल कोमलता नहीं, कभी कभी प्रेम, साहस और दृढ़ता से भी प्रकट होता है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कोमलता क्या है, सॉफ्टनेस क्या है? जब आप स्वयं को सांत्वना देते हैं, बीइंग विथ वन सेल्फ। सॉफ्टनेस, ऐसा मत सोचो कि कोई बड़ा छूने में सॉफ्ट है, किसी का बॉडी सॉफ्ट है, कोई बहुत सॉफ्ट बोलता है, कोई किसी का व्यवहार बहुत पोलाइट होता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। साइकोलॉजी में सॉफ्टनेस बहुत अलग रूप में है। जो स्वयं को सांत्वना देता हो, जो दर्द को महसूस करता हो, करने देता हो, जो एक एक्सेप्टेंस मूड में है, जो आपका केयर करता है, जो आपको रिलैक्स होने देता है। जब आप स्वयं के साथ ये चार चीज करते हो, तो आप मानो कि आप कोमलता, आप सॉफ्ट हो, यू आर सॉफ्ट। फाइव सेल्फ कंपेशन क्या है? एक साहस कि स्वयं की रक्षा करनी है, हानिकारक स्थितियों को नहीं बोलना है, वी हैव टू से नो विच इज डेंजरस। बदलाव के लिए अपने आप को तैयार रखना है, अपने वैल्यूज पर अपने आप को जीना है, अपने वैल्यूज को आगे रखना है। ये साहस है। अब आइए हम लोग एमएससी प्रोग्राम के बारे में, जो हमने शुरुआत में बात की थी। ये एमएससी प्रोग्राम अब लगभग 42 यूनिवर्सिटीज में वर्कआउट होता है। और मैं आज क्रिस्टन नेफ की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद इनसे मिला हूं, मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ हूं। और मैंने अपने योगा के कुछ कोर्सेस क्रिस्टन नेफ के साथ यूरोप में मैंने किया था। तो उनके साथ जब भी मैंने प्रोग्राम किया है, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेनी थिंग आई लर्न फ्रॉम हर। एमएससी प्रोग्राम में वो अक्सर मेरा क्लासेस कराती थी, और इसलिए आज हम उनको बहुत याद करते हैं। और उनके क्लास के विषय में हम बताते हैं, जो मैं खुद अटेंड करके सीखा था। वो अपने क्लास में, इस एमएससी प्रोग्राम में, कई बार एफेक्शनेट ब्रीदिंग के विषय में बताती है। श्वास के साथ, मैं इसी पल में हूं, मैं ठीक हूं, मैं वर्तमान में हूं। ये 10-20 मिनट का ये अभ्यास वो कराती थी। उसके बाद किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप माइंडफुल कैसे हो सकते हो, कॉमन ह्यूमैनिटी के अभ्यास कैसे कर सकते हो, सेल्फ काइंडनेस, जो 3 पिलर्स मैंने पहले पढ़ाया,
उस पर वो प्रैक्टिस कराती थी। वो हम लोगों से लेटर लिखवाती थी कि किसी प्रिय मित्र की तरह स्वयं को कैसे पत्र लिखो। सप्ताह में एक बार खुद के लिए कुछ लिखना चाहिए। हम लोग को ईमेल करवाती थी कि सब ईमेल करें। कठिन भावनाओं को शरीर में लोकेट करें और उसको शिथिल करें। कहीं जब भी भावना आती है तो कोई ना कोई शरीर का पार्ट आपका तनाव में आ जाएगा, आप गौर करना। उसको रिलैक्स करना। बंद आंख करके एक बुद्धिमान करुणामय मित्र की कल्पना करें जो आपसे बात कर रहा है। कई बार हम अपने गुरु को उसमें याद करते हैं। गुरु सदैव करुणावान होता है और गुरु की कल्पना करते हैं कि वह गुरु से बात कर रहे हैं, तो अपने आप कंपसनेट फील्ड आप महसूस करते हैं। स्वयं को, अपने प्रियजनों को, या जो भी तटस्थ या कठिन लोग हैं, उन सभी के लिए लव, मैत्री भाव देना, प्यार भेजना। ये भी प्रैक्टिस मैंने मैता ध्यान, मित्ता ध्यान, प्रेम भाव मैंने कई बार आप लोगों को कराया है। तो जब भी कुछ मुश्किल सिचुएशन आए, अंदर से भावनाएं आपको दुख प्रद मालूम हो तो रुकें। यह 3 चरण अभ्यास कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। माइंडफुलनेस, अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि ये एक मुश्किल टाइम है, ये कठिन पल है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ सफरिंग। अपनी पीड़ा को बिना घटाए बढ़ाए उसको देखिए, स्वीकार कीजिए। पहले स्वीकार तो करो, पहले जानो तो सही। शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप रेत में अपना सर दबा लेते हो तो शिकारी छोड़ नहीं देता आपको। आप आंखें बंद कर लो, उसकी ओर सप्रेस कर लो तो समस्या खत्म नहीं हो जाती। आप उसको देखें, स्वीकार करें। समस्या है, भीतर में कुछ चल रहा है तो उसका मतलब समस्या है, उसको देखिए, लेकिन बिना घटाए बढ़ाए। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, ओवर एग्जेगरेट कर देते हो। दूसरा पिलर आता है सामान्य मानवता, कॉमन ह्यूमैनिटी। देखो, दर्द, दुख, परेशानी, तकलीफ ये जीवन का हिस्सा है। सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप अकेले नहीं है, हर इंसान, एवरी ह्यूमन। आप मेरे से बताओ, क्या भगवान राम को तकलीफ नहीं हुई? भगवान राम तो अवतार थे, क्या वो नहीं रोए? आप बताओ हमें, नहीं रोए? भगवान शिव अपने मैनिफेस्टेड फॉर्म में सती के लिए नहीं रोए? अरे किसको तकलीफ नहीं, कौन दुखों से नहीं गुजरा है? सब लोग गुजरे हैं। और जब भगवान गुजरे हैं तो हम तो इंसान हैं। इसीलिए वो एक जीवन का हिस्सा है, उसको ऐसा माने। आत्म करुणा, ऑफर योर सेल्फ कंपैशनेट होकर के। मैं अपने प्रति दयालु हो सकता हूं। मे आई गिव माई सेल्फ एज कंपैशनेट व्हेन आई नीड। अपने दिल पे हाथ रखें और कहें, जैसे किसी प्रिय को कहते हैं, किसी प्यारे दोस्त को कहते हैं, दुलार के साथ उसको कहें। और हम लोगों को क्रिस्टियन जो है वो लेटर, ईमेल सिखाती थी कि एवरी वीक ईमेल योरसेल्फ। खुद से अपने ईमेल पर एक मेल लिखो खुद से, अपने किसी दुख, गलती या सफलता के बारे में। ऑल्दो मैं भी अपने स्टूडेंट को इससे मिलता जुलता कुछ अभ्यास कराता था, लेकिन ये पैटर्न जिस तरह से वो कराती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं उनका कलीग होते हुए भी मैंने कई चीज उनसे सीखी। कई चीज मैंने भी सिखाया। मैंने बुद्ध के बारे में, क्रिस्टियन को बहुत सारे ग्रंथ, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसको पूरा मैंने क्रिस्टियन को मैंने पढ़ाया। तो जब वो लेटर आपको लिखना होता है तो आपको अपनी स्थिति का एकदम साफ साफ, ना बढ़ा के ना घटा के, बिना जजमेंट के
बिना जजमेंटल होकर किसी मित्र को सही सही बात, एक एक बात पूरा बताना है, वैसे ही लिखना है। कॉमन ह्यूमैनिटी को याद करना है। लिखें कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरे हैं, यह मेरी अकेले की कमजोरी नहीं है। वे शब्द लिखें जो आप किसी प्रिय मित्र को इस दर्द में कहते, जो एक सहानुभूति, एक 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 जो आप अ, किसी को कंसोल करते हो, किसी को आप सिंपैथी वर्ड्स बोलते हो, है ना। उसको समझाना, प्रोत्साहन करना, उसको गर्मजोशी दिखाना, ये सब आप बोलो उस वक्त। आप उसको भविष्य की दिशा, कहीं ना कहीं आप स्वयं को लिखो कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, मैं अपने साथ आगे कैसे बढ़ सकता हूं। आप ढूंढो उसको, उस पे हर गलती कोई ना कोई चीज सिखा रही है, कोई ना कोई दिशा दे रही है, उसको जानना है आपने। अपने बच्चों में, अपने संबंधों में ये कंपैशनेट भाव लाओ। जब आप खाली कप से दूसरों को नहीं पिला सकते, तो स्वयं से दयालु जब आप होते हैं, तभी आप दूसरों के प्रति दयालुता दिखा सकते हैं। आप बच्चों के साथ, आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में, इन सब में आप अपने प्यार को तभी लुटा सकते हैं जब आप भरे हुए हो। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, जैसे करुणा, अहिंसा, भक्ति, मेत्ता, यानी मित्रता, इसको बौद्धों में मेत्ता कहते हैं। आत्मस्नेह है, स्वाध्याय और संतोष, और इटर्नल सेल्फ, जो वेदांत जिसको आत्मा कहता है। इन सब भारतीय परंपराओं में आपको ये सेल्फ कॉम्पनसेशन, सेल्फ कॉम्पसनेट, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन, ये जरूर मिलेगा। तो अब आप लोग को अपने भीतर इस आत्मदया को निकालना है, और अपने आप को उस करुणा से भरना है। बिना निर्णय, बिना जजमेंटल हुए चीजों को देखना चाहिए। स्वयं के साथ उदार बनिए, दयालु बनिए। हम सभी अपूर्ण हैं, इस बात को मानिए। हम सब, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब रोते हैं, सब तकलीफ में आते हैं। आप स्वयं से मित्रवत रहो, और यही साहस आपको जीवन में स्ट्रांग करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें स्पर्श की होंगी, आपके भीतर की करुणा को आप समझ पाए होंगे, अपने जीवन में आप उसको उतार पाए। हमारे इसी शुभकामना के साथ आप सब लोग को धन्यवाद। कल का क्लास 7 बजे होगा, संडे को क्लास 7 बजे से होगा। आप सब लोग को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरु जी गुरुजी। प्रणाम, धन्यवाद। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जी सॉरी, मैं नमस्कार कह गया था। कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह नहीं सकते नहीं नहीं। हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप। लेकिन आपने बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया। हाँ जी, कोशिश करता हूँ भाई, जितना हो पाए।